बाहरी दुश्मनों के अलावा अमेरिका के अंदर भी खतरे कम नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी एक ऐसी पैरेलल सरकार चलती है जो राष्ट्रपति के फैसलों तक को बदलने का प्रयास करते रहते हैं। इसे डीप स्टेट कहते हैं। आइए आपको इस गठबंधन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं कि आखिरकार ये डीप स्टेट क्या है, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला उनकी तरफ से करवाया गया हो। तो ये सुरक्षा एजेंसियों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और कॉर्पोरेट हाउस का गठबंधन है। सरकार की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने की ये लोग कोशिश करते हैं। षड्यंत्रों के जरिए अपने हित साधने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं और ट्रंप के फैसलों से उनके रिश्तेदारों और करीबियों को फायदा होता है। डीप स्टेट नेटवर्क से जुड़े लोगों को ही इस वजह से बेचैनी हो सकती है, ये माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के फंक्शन में हमला ईरान युद्ध से जुड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है और ये कैसे हो सकता है वो जरा जानिए। ईरान युद्ध को जारी रखने के पक्ष में डीप स्टेट पूरी तरीके से नजर आता है। अमेरिकी हथियार कंपनियों को इसकी वजह से अच्छा खासा फायदा हो रहा है और हथियार बेच करके मोटा मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि इस युद्ध का अंत कभी ना हो और डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध से वो अपने हाथ पीछे खींच सके। इंटेलिजेंस से जुड़े कई लोग युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं और युद्ध के नाम पर देश की कमान अपने पास रखना चाहते हैं। ट्रंप के विफल होने से उनकी पार्टी की लोकप्रियता कम हो सकती है और डीप स्टेट से जुड़े विपक्षी नेताओं को इससे फायदा हो सकता है। पेंटागन के भी कई टॉप जनरल्स हैं जो युद्ध जारी रखने के पक्ष में नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि युद्ध के बीच में ईरान से इराक पहुंचा है एक नागरिक विमान और लगातार प्रयास ये हो रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो एयरलाइन सर्विसेज सस्पेंड की गई थी उसे फिर से पटरी पर लेकर के आए, क्योंकि ये 2 महीने बाद हो रहा है। 2 महीने तक ये सेवाएं सस्पेंड रही और 2 महीने बाद कोई प्लेन उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है ईरान से इराक की तरफ। इराक के नजफ में ईरानी फ्लाइट का स्वागत किया गया है। एक लंबा इंतजार ईरान और इराक को करना पड़ा है। अब ऐसे में जब ये हो गया है तो वहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। इराक के नजफ में ईरानी फ्लाइट का स्वागत किया गया है। जो तस्वीर सामने आई है वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से फ्लाइट को अंदर की तरफ लाया गया। ये वेलकम करने का एक तरीका था। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करके किस तरीके को फ्लाइट को अंदर से लेकर के आकर के ये स्वागत करने का एक तरीका रहा उनका। ईरान से 2 महीने बाद कोई फ्लाइट इराक की तरफ जा पाई है। जिस तरीके से ये पूरा युद्ध चल रहा था उसके बीच में जब ये सीज फायर हुआ है तो मिडिल ईस्ट में कुछ उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया गया है। उसमें से एक उड़ान ईरान और इराक के बीच की भी है। इराक के नजफ में ईरानी फ्लाइट का किस तरीके से स्वागत किया गया है वो तस्वीरें जरा देखिए। जो लोग उतरे हैं फ्लाइट से बाहर उन्हें बाकायदा फूल देकर के उनका स्वागत किया गया है। लोगों ने भी खुशी जाहिर की है कि एक लंबे अंतराल के बाद जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो आया है। पूरा स्टाफ वहां पर ग्राउंड पर मौजूद रहा और उन्होंने उतरने वाले हर एक यात्री का स्वागत किया। दूसरी तरफ अमेरिका में फंक्शन में हमलावर एक वीडियो गेम डेवलपर बताया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब वीडियो गेम का नाम किसी बड़ी घटना से जुड़ा हो, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। वॉशिंगटन का होटल हिल्टन, जहां हुई एक वारदात ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालांकि तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने न केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बल्कि आरोपी कोल थॉमस एलन को गिरफ्तार किया। फिलहाल हमले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और पेशे से ट्यूटर और सॉफ्टवेयर डेवलपर है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां उसके बैकग्राउंड और हमले के मकसद की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों ने जांच में पाया कि कोल एलन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था, जैसा कि उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल में बताया गया है। इसके बाद उसने 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगेज हिल से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की।
जांच के दौरान अधिकारियों को उसकी प्रोफाइल से इंफॉर्मेशन मिली कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट रहा है, साथ ही गेम डेवलपमेंट में भी सक्रिय था। रिपोर्ट के मुताबिक एलन ने कई साल तक C2 एजुकेशन नाम की प्राइवेट ट्यूशन कंपनी में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में काम किया। 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ चुना गया। जांच में पता चला कि वो हाई स्कूल के छात्रों को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता था। उसने स्वतंत्र रूप से गेम डेवलपर के तौर पर काम किया और एक वीडियो गेम विकसित किया जो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पर आधारित था। उसके अन्य प्रोजेक्ट्स में स्पेस थीम वाला एक टॉप डाउन शूटर गेम भी शामिल था। खास बात यह है कि एलन एक वीडियो गेम डेवलपर है। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें वीडियो गेम भी अहम किरदार रहा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिरकार किन बड़ी वारदातों में वीडियो गेम्स का जुड़ाव देखने को मिला है। सबसे पहले घटना नार्वे की हम बात करेंगे। नार्वे में हमला हुआ था 2011 में। ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए किया गया, इस बात का खुलासा नार्वे हमले में हुआ। 2011 में आरोपी ने हमले की तैयारी के लिए गेम्स के इस्तेमाल की बात को भी स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा गेम के होलोग्राफिक लक्ष्य साधने वाले उपकरण से ट्रेनिंग में मदद मिलने का दावा भी उसकी तरफ से किया गया था। हाल फिलहाल में 2019 की बात करते हैं। क्राइस्टचर्च मस्जिद हमला। न्यूजीलैंड में हमले की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑनलाइन गेम जैसे तरीकों को अपनाया गया था। बाद में हमले की नकल करने वाले गेम भी बनाए गए कि किस तरीके से वो हमला हुआ था, उसे गेम्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाने लगा था। जांच में फ्लाइट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का खुलासा 9/11 हमले में हुआ था, अमेरिका में जो हुआ था। इसमें आतंकियों ने सिमुलेटर से विमान उड़ाना सीखा कि किस तरीके से अगर ये बिल्डिंग से टकराएगा, कैसे टकराना है, इसके लिए बाकायदा एक वीडियो गेम के माध्यम से ट्रेनिंग ली गई थी। वास्तविक जहाज उड़ाने जैसी ट्रेनिंग इन्हें इस वीडियो गेम के माध्यम से दी गई थी। इसके अलावा 2022 में न्यूयॉर्क में सुपरमार्केट हमला हुआ। हमलावर ने हेलमेट कैमरे से हमले की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। उस दौरान वीडियो गेम की तरह हमले की वारदात को फिल्माया गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी वीडियो गेम में हैं हम, जहां पर हम ये पूरा हमला देख रहे हैं, लेकिन दरअसल इस हमले को अंजाम देने के साथ साथ इसकी जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसे इस तरीके से डेवलप किया गया कि वो गेम है। हमले से पहले कुछ लोगों को स्ट्रीमिंग देने के लिए निमंत्रण की भी खबर है, यानी जो वो पूरी घटना हो रही है उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रीमिंग की जा रही है। और उस स्ट्रीमिंग के लिए आप ये समझ लीजिए कि लोगों को पहले से लिंक भेज दी गई थी कि ऐसा हमला होने वाला है, यानी सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ था। अब मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और खबर बताती हूँ। खबर ये है कि ब्रिटेन में ब्रिटिश आर्मी को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, उनकी प्रोग्रामिंग दरअसल की जा रही है वीडियो गेम के माध्यम से। उन्हें वीडियो गेम के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है और उसकी वजह इस तरीके के हमले हैं कि ब्रिटेन की आर्मी को वीडियो गेम की तरह ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बाकायदा वीडियो गेम की तरह एनवायरनमेंट बना करके, उस एनवायरनमेंट में खड़े करके उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ड्रोन अटैक होता है। ड्रोन सिखाने के लिए बाकायदा वो गेमिंग रिमोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ये समझ सके कि इसका इस्तेमाल करके किस तरीके से ड्रोन हमले करने हैं, ड्रोन हमलों को रोकना है। और इसके लिए भी ब्रिटेन की तरफ से कई सारे देशों को आमंत्रण दिया गया कि आप आइए और इस हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए। और उसकी वजह ये तमाम जो ये लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं, उन हमलों की वजह से ऐसा होता है। क्राइस्टचर्च मस्जिद हमला न्यूजीलैंड 2019 का, 9/11 हमला अमेरिका का, ये सब कहीं ना कहीं वीडियो गेम से लिंक नजर आते हैं। सुपरमार्केट हमला न्यूयॉर्क का। अब वीडियो गेम का जो आतंकी कनेक्शन है, दरअसल वो आपको समझा देती हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े युवाओं को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। ये खुलासा इसमें हुआ है कि वीडियो गेम का आतंकी कनेक्शन क्या है। लोगों को, ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलना आता है। चैट और वॉइस कॉल के माध्यम से इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं, और आपने कई सारे ऐसे गेम देखे होंगे जिसमें आप एक कंट्री में बैठकर के दूसरे कंट्री के व्यक्ति के साथ वो गेम खेल रहे हैं, उसके साथ आप कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं, तो उस दौरान इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है आतंकी कनेक्शन डेवलप करने के लिए कि सामने वाले का ब्रेन वॉश कर दो। मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ये प्राइवेट सर्वर।
इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म में रियल सिचुएशन दिखाई जाती है, उन्हें बनाया इस तरीके से जाता है कि आपके साथ भी तो यही हो रहा है। वॉर या हमले की रियल टाइप सिचुएशन से इनकी ट्रेनिंग हो सकती है। हमले की बारीकियों को समझने के लिए ये अहम हो जाते हैं। कई सारे गेम भारत में इस वजह से बंद भी कर दिए गए कि किस तरीके से सुरक्षा इनपुट्स में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे और इन सब के खुलासे के बाद उन्हें बंद तक कर दिया गया। खबर आ रही है, आपको बताती हूँ कि ईरान ने अमेरिका को एक और प्रस्ताव भेज दिया है। पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान ने अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा है और मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को यह प्रस्ताव भिजवाया गया है। ईरान ने कहा है कि पहले आप हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा लीजिए, युद्ध खत्म करने के बाद हम परमाणु मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका को हटानी होगी और जब तक वो नाकेबंदी वहां से नहीं हटेगी किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी। ये कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना है, लेकिन अमेरिका ईरान की बातों को मान नहीं रहा है, जिस वजह से ईरान बातचीत के लिए पहुंच नहीं रहा है। एक बार फिर से यही कहा गया ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज से अमेरिका अपनी नाकेबंदी को हटाए, उसके लिए बातचीत की टेबल पर आए। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी वार्ता नहीं हो पा रही है। ईरान तो जैसे अमेरिका के सब्र को टेस्ट करने में लगा है। अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन जैसे अमेरिकी प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की बात सामने आई, वो इस्लामाबाद से रवाना हो गए और अब बातचीत के लिए ईरान ने अपनी मांगों की एक और फेहरिस्त अमेरिका को थमा दी है कि अगर बात करनी है तो पहले हमारी फेहरिस्त को मान लो। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बातचीत अब तक सही तरीके से शुरू नहीं हो पा रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और दूसरे की शर्तों पर विचार तक करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका और ईरान के बीच नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है। ईरान ने अमेरिका को शांति समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और युद्ध खत्म करने की बात कही गई, जबकि परमाणु मुद्दे को फिलहाल टालने का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचे इस प्रस्ताव में कहा गया कि पहले समुद्री नाकेबंदी हटाई जाए और युद्ध को लंबे समय के लिए रोका जाए या पूरी तरह खत्म किया जाए। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू हो सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अभी नाकेबंदी हटाने की मूड में नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाएगा तो उसका पाइपलाइन सिस्टम खुद ही अंदर से फट सकता है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार अराक्ची ने पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र जैसे देशों के मध्यस्थों को साफ कहा है कि ईरान के अंदर ही अमेरिका की शर्तों पर मतभेद है, इसीलिए नया प्रस्ताव पहले युद्ध और नाकेबंदी के मुद्दे को सुलझाने पर केंद्रित है। हालांकि व्हाइट हाउस ने प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान से मीडिया के जरिए कोई बातचीत नहीं होगी और कोई भी समझौता तभी होगा जब वो अमेरिकी हितों के मुताबिक होगा। ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके 3 चरण हैं, जिसमें पहले चरण में ईरान और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग का खात्मा और दोबारा शुरू नहीं किए जाने की गारंटी शामिल है, जबकि दूसरे चरण की शर्तों पर तब बात होगी जब पहले चरण की शर्तों पर सहमति बन जाएगी। दूसरे चरण में हॉर्मुज को लेकर चर्चा की जाएगी। पहले 2 चरणों के पूरे हो जाने के बाद ही तीसरे चरण पर चर्चा होगी। तीसरे चरण में ईरान यूरेनियम संवर्धन को लंबे समय तक रोकने और उसका भंडार देश से बाहर शिफ्ट करने को तैयार हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान का ये नया दाव बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर है, लेकिन अमेरिका की सख्त रणनीति और नाकेबंदी के चलते ये देखना होगा कि क्या इससे कोई रास्ता निकल पाता है या टकराव और बढ़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बातचीत अब तक सही तरीके से शुरू नहीं हो पा रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।